हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की प्रीलिम टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 13 जो हम देख रहे थे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 to 30 देख चुके हैं। इसकी प्रीवियस ईयर वीडियो आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है दृष्टि आईएएस प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2023 की, उसमें जाके इसकी सारे टेस्ट सीरीज की वीडियो आप देख सकते हैं। अगर यदि न्यू है तो वो वीडियो भी अवश्य देखें प्लेलिस्ट में जाकर। और साथ ही टॉपर्स कॉपीज, तो टॉपर्स जो है आंसर कैसे राइटिंग करते हैं उसकी वीडियो बना हुआ है, एनसीईआरटी की वीडियो और यूपीएससी प्रीवियस ईयर प्री की क्वेश्चन पेपर, ठीक है, प्री क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर बना है, वो भी देख सकते हैं। कुछ एनसीईआरटी की वीडियो है और पर्यावरण एवं परिस्थितिकी की दृष्टि इसकी क्विक बुक की वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 30 स्टार्ट किए हैं हम। इसके आगे हम देखेंगे 31 से। उससे पहले जो है कौन सी बुक लिस्ट, अगर यदि आप न्यू हैं तो क्या है, ये तो टेस्ट सीरीज चल रहा है, अगर यदि आप न्यू हैं तो कौन सी बुक फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री के लिए क्या है, आप हिस्ट्री के लिए या तो बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम, ठीक है, अधिकतर टॉपर्स अभी स्पेक्ट्रम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कोई कमेंट कर रहे थे, तो अगर यदि आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इसका डिटेल्स वीडियो बना दूंगा बुक लिस्ट का। तो हिस्ट्री के लिए क्या है, अगर यदि आप ये दोनों में से बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम इसमें से कोई पढ़ सकते हैं। दूसरा क्या है, पॉलिटी के लिए तो मस्ट इम्पोर्टेंट है एम लक्ष्मीकांत, ठीक है, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत। और ज्योग्राफी के लिए आप पढ़ सकते हैं माजिद हुसैन, ठीक है, ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ सकते हैं, माजिद हुसैन। उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए आप पढ़ सकते हैं रमेश चंद्र या तो मुरनाल सार की नोट, मुरनाल साल की जो बुक आता है, लेकिन अभी क्या है वो बहुत मोटी हो गई है, तो वो देख सकते हैं। ठीक है, और पर्यावरण एवं परिस्थितिकी के लिए शंकर आईएएस की इंग्लिश में आता है, वो देख सकते हैं। या तो दृष्टि आईएएस की जो है वो भी अच्छा है, ठीक है, दृष्टि आईएएस की। और पर्यावरण एवं परिस्थितिकी हो गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी आप देख सकते हैं दृष्टि आईएएस की। बाकी इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं या किसी नोट देख सकते हैं। ठीक है, साथ में ही क्या है, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया देख सकते हैं, लेकिन नितिन सिंघानिया क्या है बहुत मोटी बुक है, तो उसे सेलेक्टिव पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बुक थी। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, अगर यदि पूरी लिस्ट चाहिए तो क्या है मैं बता दूंगा कौन कौन सा। ठीक है, और इसमें क्या है आप पे डिपेंड करता है, वहाँ से सिलेक्टिव हर सब्जेक्ट का एक दो बताऊंगा, उसमें से कोई एक आप यूज कर सकते हैं, आपको पढ़ने में जो सा मतलब इजी लगे। लैंग्वेज में डिफरेंस होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। ठीक है, और साथ ही क्या है इसमें जो है क्या है, न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर मस्ट इम्पोर्टेंट है, रोज़ाना क्या करें, न्यूज़पेपर पढ़ा कीजिए। ठीक है, और कोशिश करेंगे हम भी, एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाता है, या तो हम भी कोशिश करेंगे क्या है, द हिंदू की रोज़ का जो वीडियो होगा, द हिंदू की एनालिसिस, द हिंदू पेपर की एनालिसिस का वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। या तो आप क्या कीजिए, द हिंदू पढ़ लीजिए, ठीक है, या तो किसी का एनालिसिस देख लीजिए। ठीक है, तो ये है रोज़ाना द हिंदू मस्ट इम्पोर्टेंट है, और उसका क्या है नोट भी करते जाइए। तो चलिए इतना ही, इसमें कुछ यहाँ पे बता दिए। अगर यदि आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इसका है जो है डिटेल्स फिर लेके आऊँगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं 31। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन। तो हाल ही में समाचारों में देखी गई गेनोडर्मा ल्यूसीडम एक प्रजाति है। तो ये जो समाचार में था, ठीक है, गेनोडर्मा ल्यूसीडम किस प्रजाति से बिलोंग करता है, ठीक है, किस प्रजाति से है। तो ये जो है कवक से, किसे है, कवक से है। ठीक है, गैनोडर्मा ल्यूसीडम एक प्रजाति है कवक का, किसका, कवक का। तो ए नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसकी अगर यदि व्याख्या देखना चाहें तो देख सकते हैं 31। गैनोडर्मा ल्यूसीडम, गैनोडर्मा ल्यूसीडम एक औषधीय मशरूम कवक है। ठीक है, क्या है, मशरूम है, ठीक है, कवक, औषधीय मशरूम कवक है, जिसका उपयोग सदियों से मधुमेह, कैंसर, सूजन, अल्सर के साथ साथ बैक्टीरिया और त्वचा
के संक्रमण जैसी बीमारियों को ठीक करने हेतु किया जाता है, अतः विकल्प ये सही है। इसे दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण औषधीय मशरूम में से एक माना जाता है क्योंकि इसके रासायनिक घटक में कई औषधीय गुण पाया जाता है। ठीक है, कई औषधीय गुण पाया जाता है। इसे अमरता का मशरूम, आकाशीय जड़ी बूटी और सूप जड़ी बूटी जिसे उपनाम दिए गए हैं। इसे विश्व स्तर पर रेड राइसी मशरूम के रूप में भी जाना जाता है। बाकी डिटेल्स आप इसकी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ से। पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी? टेलीग्राम में, और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ठीक है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ रहता है, तो आप क्या कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा और वहाँ से टेलीग्राम के लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा। और जो है टेस्ट नंबर 11 और 12 की शायद सोल्यूशन अपलोड किया हुआ नहीं है, वो आज अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर 32 देखते हैं। भारत के चुनाव प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के चुनाव प्रबंधन के संबंध में, ठीक है, एक जिले में चुनाव कार्य का पर्यवेक्षण मुख्य निर्वाचन अधिकारी के हाथ में होता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के हाथ में नहीं होता है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अंडर उसके दिशा निर्देशन में, ठीक है, क्या है, जिला निर्वाचन अधिकारी की देख रेख में क्या होता है। ठीक है, एक जिले में जो है जिला निर्वाचन अधिकारी पर्यवेक्षण करता है और वो क्या होता है, मुख्य पर्यवेक्षण के अंदर, ठीक है, उसकी देख रेख में काम करता है। इसलिए कथन एक क्या है, गलत हो रहा है। पीठासीन अधिकारी एक मतदान केंद्र पर चुनाव कराने का प्रभारी होता है, ये सही है। पीठासीन अधिकारी कौन होता है? एक मतदान केंद्र पर चुनाव कराने का प्रभारी होता है, तो कथन एक सही है। जिला निर्वाचन अधिकारी चुनावों के सफल समापन पर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से विजेता की घोषणा करती है। निर्वाचन देख लीजिए क्या है, चुनाव के सफल समापन, चुनाव के समापन पर क्या है, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से विजेता की घोषणा नहीं होता है, क्या होता है, उसकी गणना पर। ठीक है, मत की गणना के बाद क्या होता है, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से विजेता की घोषणा करते हैं, इसलिए ये भी गलत हो रहा है। तो इसमें क्या है, कथन 2 सही हो रहा है। बोला गया उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल कथन 2। ठीक है, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े हम। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। ये गलत है। इसे क्या है, ये मंत्रालय द्वारा क्या है, जारी नहीं किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है, जस्ट याद नहीं आ रहा है, ये आगे हम लोग व्याख्या में देखेंगे। ठीक है, या केवल जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य पर केंद्रित है, ये गलत है। ये जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य पर केवल केंद्रित नहीं है, इसलिए इसमें जो है कौन सा सही है पूछा गया है, तो दोनों सही नहीं है, इसलिए ना तो एक ना ही 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 33 की व्याख्या। ये रहा 33 की व्याख्या। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 जारी की। तो किसने जारी की थी, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट, तो ये जो है साइंस एंड एनवायरनमेंट ने जारी किया था, इसलिए कथन एक क्या है, सही है। यह रिपोर्ट सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और डाउन टू अर्थ पत्रिका का वार्षिक प्रकाशन है। यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन, प्रवासन, स्वास्थ्य एवं खाद्य प्रणाली, तो देख सकते हैं यहाँ पे जलवायु परिवर्तन के साथ साथ प्रवासन, स्वास्थ्य एवं खाद्य प्रणालियों पर केंद्रित है। इसमें जैव विविधता, वन और वन्यजीव, ऊर्जा, उद्योग, आवास, प्रदूषण, अपशिष्ट, कृषि एवं ग्रामीण विकास भी शामिल है, इसलिए कथन 2 भी गलत हो गया। तो बाकी आप देख लीजिएगा इसकी डिटेल्स पीडीएफ से। ठीक है, आगे बढ़े हम। 34 देखते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची,
सदन के पीठासीन अधिकारी दल बदल से उत्पन्न अयोग्यता के संबंध में किसी भी प्रश्न से निपटते हैं। ये सही है। सदन के पीठासीन अधिकारी क्या करते हैं? दल बदल से जो उत्पन्न अयोग्यता, ठीक है, उत्पन्न अयोग्यता से जो संबंध होते हैं उस संबंध में किसी भी प्रश्न पर निपट सकते हैं। तो ये सही है। पीठासीन अधिकारी द्वारा किया गया निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। तो ये न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। तो ये दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। 1 और 2 दोनों। अगर व्याख्या देखना चाहें तो देख सकते हैं 34 का। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, इसे वर्ष 1985 के 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। तो देख सकते हैं 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? वर्ष 1985 में, ठीक है, 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। सूची प्रावधान करती है कि दल बदल से उत्पन्न अयोग्यता के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाएगा, इसलिए कथन 1 सही किया। कुल रूगरो अधिनियम पीठासीन अधिकारी को अधिकार प्रदान करता है कि उसका निर्णय अंतिम होता है और किसी भी न्यायालय में उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, ठीक है, किसी भी न्यायालय में उसके खिलाफ जो है सवाल नहीं उठाया जा सकता। हालांकि कियोतो होलोहन मामले 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित किया कि यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को हनन करना चाहता है। इसने माना कि पीठासीन अधिकारी 10वीं अनुसूची के तहत एक प्रश्न का निर्णय करते समय एक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करता है, इसलिए किसी भी अन्य न्यायाधिकरण की तरह उसका निर्णय दुर्भावना, विकृति आदि के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है। अतः कथन 2 सही है। कथन 2 क्या है? सही है, ठीक है। आगे बढ़े हम। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार में केवल एक स्वर्ण पदक और एक नगद पुरस्कार शामिल है। गलत है। ये क्या है? स्वर्ण पदक, नगद पुरस्कार के अलावा और भी शामिल है। यह संयुक्त राष्ट्र के बजट द्वारा समर्थित नहीं है। ये सही है। संयुक्त राष्ट्र के बजट द्वारा समर्थित नहीं होता है। UNPFA का मूल्यांकन कार्यकारी बोर्ड द्वारा शासित होता है। तो ये भी सही है। UNFPA का मूल्यांकन बजट कार्यकारी बोर्ड द्वारा शासित नहीं होता, यानी कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का जो मूल्यांकन कार्यकारी बोर्ड द्वारा शासित होता है। तो ये भी सही है। तो 2 और 3 कथन क्या है? सही है। तो इसमें उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है पूछा गया है, तो 2 और 3 सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। व्याख्या हम देख सकते हैं 35 का। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि UNFPA या संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक अंग है जो इसकी लैंगिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में काम करती है। UNFPA का जनादेश संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा स्थापित किया गया है। इसे वर्ष 1967 में ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया गया था और इसका परिचालन वर्ष 1969 में शुरू हुआ। UNFPA प्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य संबंधी सतत विकास लक्ष्य 3, शिक्षा संबंधी लक्ष्य 4 और लिंग समानता संबंधी लक्ष्य 5 के संबंध में कार्य करता है। UNFPA संयुक्त राष्ट्र के बजट द्वारा समर्थित नहीं है, ठीक है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं मूल्यांकन कार्यकारी बोर्ड द्वारा अनुमोदित मूल्यांकन नीति द्वारा शासित होता है। मूल्यांकन कार्यालय सीधे कार्यकारी बोर्ड को रिपोर्ट करती है, जिसमें मूल्यांकन पर वार्षिक रिपोर्ट भी शामिल है, इसलिए कथन 3 सही है। पुरस्कार 1981 में महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा, देख लीजिए, एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और एक मौद्रिक पुरस्कार शामिल है, इसलिए कथन 1 क्या है? सही नहीं है। आगे हम 36 नंबर देखते हैं।
तो अगर यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में शेयर कर दीजिएगा जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, इस चैनल में इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज, ठीक है, और यूपीएससी रिगार्डिंग वीडियोज, टॉपर्सकोपीज, यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस, ठीक है, यहाँ मिलता है। साथ ही एनसीईआरटी वीडियोज और आपको क्या है कुछ जैसे पॉलिटी हो गया, पर्यावरण एवं परिस्थिति की, इस टाइप का वीडियो भी यहाँ पे मिलता है यूपीएससी रिगार्डिंग। तो आप क्या कीजिएगा, इस चैनल को न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में शेयर कर दीजिएगा जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, 36 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना तत्व नहीं है। आधारभूत संरचना तत्व कौन सा नहीं है पूछ रहा है। न्यायिक समीक्षा, ये तो संविधान की आधारभूत संरचना तत्व है। न्यायिक सक्रियता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी होता है। विधि का शासन, ये भी होता है। तो यहाँ से एक ही इसे लग रहा है, न्यायिक सक्रियता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यायिक सक्रियता। अब हम देख सकते हैं 36 का आधारभूत संरचना के तत्व। संसद अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन इससे संविधान की आधारभूत संरचना प्रभावित ना हो। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह परिभाषित अथवा स्पष्ट किया जाना है कि संविधान की आधारभूत संरचना के घटक कौन कौन है। विभिन्न निर्णयों के आधार पर निम्नलिखित के मूल संरचना अथवा इसके तत्वों के रूप में पहचान की जा सकती है। संविधान की सर्वोच्चता, भारतीय राजनीति की संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक प्रकृति, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, संविधान का संघीय स्वरूप, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, कल्याणकारी राज, सामाजिक आर्थिक न्याय, न्यायिक समीक्षा, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सामंजस्य और संतुलन, समतत्व का सिद्धांत और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, इतना जो डिटेल है ये आप लोग बाकी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसलिए क्या हो रहा है, बी नंबर इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं हम 37 नंबर, कितना 37 नंबर। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी मॉडल में राज्य तब हस्तक्षेप नहीं कर सकता है जब कोई धार्मिक आदेश महिलाओं को याजक वर्ग से निष्कासित करता है। सही है ये कथन। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल में राज्य और धर्म के बीच सख्त विभाजन है। ये गलत है, इसमें किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं है। धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल में राज्य और धर्म के बीच सख्त विभाजन है, नहीं, राज्य और धर्म के बीच में कोई विभाजन नहीं है। उपयुक्त में से कौन सी सही है, तो केवल एक ही सही है। ठीक है, दो सही नहीं है। 37 हम व्याख्या देखना चाहे देख सकते हैं, ये रहा 37। धर्मनिरपेक्षता का पश्चिमी मॉडल। धर्मनिरपेक्षता का पश्चिमी मॉडल मुख्य रूप से अमेरिकी मॉडल से प्रेरित है। इस मॉडल के तहत धर्म और राज्य को अलग करने को पारस्परिक बहिष्कार के रूप में समझा जाता है। राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और उसी तरह धर्म राज्य के मामलों के हस्तक्षेप नहीं करेगा। स्वतंत्र क्षेत्र अधिकार के साथ प्रत्येक का अपना एक अलग क्षेत्र है। तो ये आप देख लीजिएगा इतना डिटेल्स यहाँ पे। ठीक है, क्या है ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं धर्मनिरपेक्षता भारतीय मॉडल। भारतीय धर्मनिरपेक्षता मूल रूप से पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म राज्य अलगाव पर ध्यान केंद्रित नहीं करती है और अंतर धार्मिक समानता का विचार भारतीय अवधारणा के लिए महत्वपूर्ण है, अतः कथन 2 सही नहीं है। बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम 38 नंबर।
नगर निगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र शासित प्रदेशों में इनकी स्थापना संसद के अधिनियमों के माध्यम से की जाती है। एकदम सही है, ठीक है। नगर निगम संबंध में केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी स्थापना संसद के अधिनियम के माध्यम से किया जाता है। ये संपत्ति पर आरोपित करने के लिए अधिकृत होती है। ये भी सही, ये संपत्ति कर, ठीक है, जो कर होता है, टैक्स होता है, संपत्ति कर आरोपित करने के लिए अधिकृत होती है नगर निगम। सही है। भारत में पहला नगर निगम बॉम्बे में बनाया गया, ये गलत है। भारत में पहला नगर निगम कहाँ पे बनाया गया था? मद्रास में, और सेकेंड में बॉम्बे में बनाया गया था, इसलिए ये गलत है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो 3 छोड़ के 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है, इसलिए इसका सही आंसर ये हो जाएगा। इसकी व्याख्या आप देख लीजिएगा PDF से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की संसदीय स्वरूप की विशेषता नहीं है? संसदीय स्वरूप की विशेषता नहीं है तो यहाँ पे देख सकते हैं शक्तियों का विलय, संसदीय, ठीक है, शक्तियों का विलय यानी कि समीकलन। तो ये क्या है? संसदीय स्वरूप है, ठीक है। शक्ति का विभाजन होता है, विलय होता है। निम्न सदन का विघटन, संसद में क्या होता है? निम्न सदन का विघटन होता है। तो ये सही है। राजनीतिक एकरूपता, राजनीतिक एकरूपता संसद में जो तो क्या होता है? एक ही पार्टी की सरकार जब ज़्यादा होगा, ठीक है, बहुमत में होगा तब सरकार बनाएगा, इसलिए राजनीतिक एकरूपता होता है। एकल सदस्यता नहीं होता है, संसद में एकल सदस्यता नहीं होता है, तो इसलिए ये क्या है? गलत हो गया, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो गया? डी नंबर। आगे बढ़े हम, ये व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 39 का ये रहा, ठीक है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। दोहरी कार्यपालिका, बहुमत दल का शासन, ठीक है, क्या क्या होता है? संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति प्रणाली में यहाँ पे अंतर दिया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम, 40 नंबर। वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए अभिनव समाधान को बढ़ावा देने हेतु फिनकलुएशन प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा शुरू किया गया था? तो देखिए, वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए, ठीक है, अभिनव समाधान को बढ़ावा देने के लिए फिनकलुएशन प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा शुरू किया गया था? नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो ये जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा ही शुरू किया गया था, ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। हम देख सकते हैं यहाँ पे इसका व्याख्या। फिनकलुएशन, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB द्वारा फिनकलुएशन प्लेटफॉर्म की लॉन्च किया गया है ताकि फिनटेक स्टार्टअप के सहयोग से अभिनव उपायों को बढ़ावा दिया जा सके और वंचित तथा सेवाओं तक पहुंच वाली आबादी के बीच वित्तीय समावेशन में तेजी लाई जा सके। अतः विकल्प डी क्या है? सही है। बाकी आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, या PDF से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़े हम, 41 नंबर। 41 देखते हैं। अंतर्राज्यीय जल विवादों के संबंध में राज्य विधानमंडलों की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कानून द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के न्याय निर्णयन के लिए प्रावधान कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये क्या है? राज्य विधानमंडल नहीं, संसद कर सकते हैं। कौन? संसद। इसलिए क्या है? ये जो है गलत हो जा रहा है, क्योंकि ये संसद कर सकते हैं, राज्य विधानमंडल नहीं कर सकते हैं। ये यह प्रावधान भी कर सकते हैं कि ना तो उच्चतम न्यायालय और ना ही कोई अन्य न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग ऐसे किसी विवाद या शिकायत के संबंध में करेगा, ये भी संसद करते हैं। इसलिए दोनों कथन गलत है, क्योंकि इसमें राज्य विधानमंडल बोला है, राज्य विधानमंडल नहीं करता है, संसद करना है, इसलिए डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 41 का डी नंबर हो गया। 41 का यहाँ पे आप देख लीजिएगा डिटेल्स में, ठीक है। ये क्या है? एम लक्ष्मीकांत में इसकी अच्छी से डिटेल्स दिया हुआ है। तो ये आगे बढ़ते हैं हम, 42 नंबर। कितना? 42 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से केवल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। तो क्या है? भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो क्या है? अगर आवश्यकता पड़ता है तो किसी उच्च न्यायालय की जो रिटायर न्यायाधीश हो गए, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पे केवल उच्च न्यायालय दिया है, तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो रिटायर न्यायाधीश हो गए, ठीक है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो गए, उसको राष्ट्रपति की पूर्व सहमति, राष्ट्रपति और जो रिटायर
न्यायालय न्यायाधीश होंगे, ठीक है, दोनों की क्या है पूर्व सहमति से सर्वोच्च भारत की जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसको क्या है न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। इसलिए ये कथन गलत हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे उच्च न्यायालय केवल दिया है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों की जो सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं उनको राष्ट्रपति की पूर्व सहमति और जिसको जो सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायर्ड न्यायाधीश होंगे उसकी पूर्व सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश उसको न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं, उसे आग्रह कर सकते हैं। इसलिए ये कथन गलत हो गया। राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के तहत न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति कर सकते हैं। यहाँ राष्ट्रपति नहीं कर सकता है, कौन कर सकता है मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कर सकता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो ये देख लीजिएगा इम्पोर्टेंट है, इसे इस पर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो क्या है न्यायाधीश, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश से इस बार क्वेश्चन आने की रिपोर्ट है, चर्चा में थी, तो ये देख लीजिएगा। तो दोनों कथन गलत है, इसलिए क्या है ना तो एक ना ही दो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े हम। प्रधानमंत्री द्वारा पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हुए प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखना, ये सही है। भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और आस्था रखना। भारत की संप्रभुता और अखंडता को अछूनन, यानी कि उसकी जो संप्रभुता और अखंडता है उसको किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचना, उसी प्रकार बरकरार रखने देना, ये भी सही है। आगे बढ़े हम। संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, तो ये अपनी जो प्रधानमंत्री की शपथ है उसमें नहीं बोला जाता है, तो ये नहीं है। भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहना, ये भी शपथ में नहीं बोला जाता, इसलिए ये भी गलत है। तो इसमें नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर, तो 1 और 2 सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन सा, डी। हम व्याख्या देख सकते हैं 43 का, ये रहा, ठीक है, 43 का प्रधानमंत्री की शपथ और कार्यकाल। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हुए प्रधानमंत्री कहते हैं मैं भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सेकंड है मैं भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। थर्ड है मैं श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा, इसलिए विकल्प डी सही है, ठीक है। बाकी आप इसकी देख लीजिएगा डिटेल्स। आगे देखते हैं हम 43 देख लिए। 44 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरदार बलदेव सिंह वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार में और वर्ष 1947 में स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट दोनों में रक्षा मंत्री थे, ये सही है। सरदार बलदेव सिंह जो थे 1946 में जो अंतरिम सरकार बना था वहाँ पे भी क्या थे, रक्षा मंत्री थे, और 1947 में जो स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट बना उसमें भी रक्षा मंत्री थे, तो ये सही है। जॉन मथाई वर्ष 1966 की अंतरिम सरकार में और वर्ष 1947 के स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट दोनों में रेल मंत्री थे, ये गलत है। जॉन मथाई स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र के बाद जो 1947 के स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में रेल मंत्री थे, लेकिन ये जो है जॉन मथाई 1946 के अंतरिम सरकार में क्या है रेल मंत्री नहीं थे, इसलिए कथन गलत हो गया। उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो 2 गलत है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इसकी व्याख्या हम देख सकते हैं, देख लीजिए अंतरिम सरकार, यहाँ पे देख सकते हैं अंतरिम सरकार में जो है रक्षा मंत्री देख सकते हैं यहाँ पे सरदार बलदेव सिंह, बाकी डिटेल्स आप देख लीजिएगा, ठीक है, बस जो ऑप्शन में था वो मैं दिखा रहा हूँ। और रेल एवं परिवहन मंत्री देख सकते हैं आसिफ अली थे, जॉन मथाई नहीं थे, कौन थे, आसफ अली थे, इसलिए क्या है ये गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद 1947 का पहला मंत्रिमंडल, ये पहला मंत्रिमंडल आप देख सकते हैं, ठीक है। रेलवे देख सकते हैं, रेलवे और परिवहन यहाँ पे जॉन मथाई है, ठीक है। और रक्षा में देख सकते हैं यहाँ पे बलदेव सिंह है, तो इसलिए कथन 1 सही हो गया और कथन 2 क्या है गलत हो गया। आगे बढ़े हम 45 देख सकते हैं, क्या 45
मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मैन पैड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सतह से वायु में प्रहार करने वाली मिसाइल है। सही है। ये क्या है? सतह से वायु में प्रहार करने वाला मिसाइल है, तो ये क्या है? सही है। ठीक है। दूसरा है इसका अधिकतम सीमा 4.5 किलोमीटर है। नहीं, इसका अधिकतम सीमा जो दूरी कितना तक ये कर सकता है? वार कर सकता है 8 किलोमीटर तक कर सकता है, इसलिए गलत है। इजराइल दुनिया में मैन पैड्स का सबसे बड़ा निर्यातक है। इजराइल नहीं, रूस है। कौन है? रूस है, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, तो कथन 1 सही हुआ, 2 और 3 गलत हो गए। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो केवल एक। ठीक है, आगे बढ़े हम 46। ठीक है, 46 नंबर देख सकते हैं। राज्य व्यवस्था के संघीय फेडरल प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रणाली में शक्तियाँ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के मध्य विभाजित होती है। इस प्रणाली में शक्तियाँ क्या होता है? राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के मध्य विभाजित होता है। एकदम सही है। ठीक है, फेडरल राज्य व्यवस्था का जो फेडरल प्रणाली है यानी संघीय, उसमें क्या होता है? शक्ति का विभाजन होता है क्षेत्रीय, यानी कि राज्य और क्या है? केंद्रीय। ठीक है, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय में विभाजन होता है। कनाडा, रूस, ब्राजील और स्वीडन में सरकार का संघीय मॉडल है। देख लीजिए, स्वीडन में संघीय नहीं है, एकात्मक है। स्विट्जरलैंड में क्या है? संघीय है। स्वीडन में नहीं है, इसलिए गलत हो जा रहा है। इस प्रणाली में एक एकीकृत चुनाव तंत्र शामिल होता है। नहीं, इसमें एक एकीकृत चुनाव तंत्र शामिल नहीं होता, इसलिए ये गलत है। ठीक है, तो इसमें क्या है? कौन सा सही है पूछा गया, तो इसमें भी केवल एक सही है, बाकी 2 और 3 गलत है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम। इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से 46 ये रहा। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या है? कौन कौन सा यहाँ पे ये है वो दिया हुआ है। संघीय मॉडल कौन कौन से राष्ट्र में या देश में संघीय मॉडल है वो दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे आप देख लीजिएगा एक संघीय मॉडल में, ठीक है, कौन कौन सा है वो दिया हुआ है। एकीकृत निर्वाचन, तो ये आप डिटेल देख लीजिएगा। आगे बढ़े हम 47 नंबर। ठीक है, 47 नंबर। अगर यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कीजिएगा। अब पूरी वीडियो देखिएगा। ठीक है, तब जाके क्या होगा? टेस्ट सीरीज का कुछ बेनिफिट्स मिलेगा। ऑयल बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑयल बॉन्ड, ठीक है, ऑयल बॉन्ड के संबंध में, ये भारत में तेल विपणन कंपनियों को सरकार द्वारा जारी की गई एक प्रोमिसरी नोट के रूप में होता है, तो ये सही है। ठीक है, ऑयल बॉन्ड एक बॉन्ड जो होता है, क्या होता है? भारत में तेल विपणन कंपनी को सरकार द्वारा जारी की गई एक प्रोमिसरी नोट के रूप में होता है। ये वैधानिक तरलता अनुपात प्रतिभूतियों के रूप में आहर्ता प्राप्त नहीं करते हैं। तो ये क्या है? वैधानिक तरलता अनुपात में प्रतिभूतियों के रूप में आहर्ता प्राप्त नहीं करता है। ये भी सही है, दोनों कथन सही है। इसमें सही पूछा गया है कौन सा सही है, तो दोनों है, यानी कि सी 1 और 2 दोनों। आगे देखते हैं हम 48। निम्नलिखित चुनाव सुधारों को काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो काल के आधार पर इसमें व्यवस्थित करने बोला है। तो पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान। तो पोस्टल बैलेट तो क्या है? बाद में आया, उससे पहले देख सकते हैं मतदाता का फोटो पहचान पत्र, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, नोटा विकल्प फार्म, यानी कि नोटा आप डाल सकते हैं। तो सबसे इसमें से जो है इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन पहले था, उसके बाद जो आया था वो क्या था? मतदान का फोटो पहचान पत्र मतदाता का। ठीक है, मतदाता का फोटो पहचान पत्र आया। फिर उसके बाद पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करना। फिर उसके बाद नोटा का विकल्प आया। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें क्या होगा? 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4। तो यहाँ देख सकते हैं हम 3 2 1 4 किस में है? तो ये सी में है, 3 2 1 4, यानी कि सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम 49। इसकी डिटेल्स आप देखना चाहेंगे तो आप देख लीजिएगा ये। ठीक है, 49 नंबर कहाँ चल गया? ये रहा 49।
राष्ट्रीय क्षेत्र अधिकार से परे जैव विविधता पर संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता पर संधि के संदर्भ में विचार करना है। इसे उच्च समुद्री संधि के नाम से भी जाना जाता है। ये सही है। राष्ट्रीय क्षेत्र अधिकार से परे जैव विविधता पर संधि, इसे क्या है, उच्च समुद्री संधि के नाम से भी जाना जाता है, तो ये सही है। इसे क्लाइमेट एक्शन समिट 2022 में प्रारंभ किया गया। नहीं, इसे क्या है, फरवरी में क्लाइमेट नहीं, वन समिट, ठीक है, द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो इसलिए ये कथन गलत हो रहा है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है पूछा गया है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो कथन 2 सही नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये देख लीजिए, ये जो है फरवरी 2022 में शुरू किया गया वन ओशन समिट राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता के उच्चतम स्तर पर महत्वाकांक्षी परिणाम तथा BBNJ वार्ता में शामिल की गई प्रतिनिधि मंडलों को एक साथ लाता है, इसलिए कथन 2 क्या है, गलत है, ठीक है। कथन 1 देखना चाहें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कथन 1 49 ये रहा। BBNJ संधि जिसे उच्च समुद्री संधि के रूप में भी जाना जाता है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में वार्ता के तहत राष्ट्रीय क्षेत्र अधिकार से परे क्षेत्रों के समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, इसलिए कथन 1 क्या है, सही है। आगे हम देखें हैं 50 नंबर, सहकारिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहकारिता के संबंध में, ठीक है, सहकारिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहकारिता राज्य सूची में वर्णित विषय है, सही है, सहकारिता राज्य सूची में वर्णित विषय है। बहु राज्य सरकारी समितियां स्वयं को सम्मिलित कर सकती है और एक नई बहु राज्य सहकारी समिति बना सकती, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है पूछा गया, दोनों सही है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। कौन सा, सी। इसकी हम डिटेल्स देख सकते हैं, तो जो ऑप्शन में है वही यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। सहकारिता संविधान के तहत राज्य के तहत एक विषय है जिसका अर्थ है कि वे राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, इसलिए कथन 1 क्या है, सही है। कथन 2 देखें तो केवल बहु राज्य सहकारिता समितियां ही स्वयं को सम्मिलित कर सकती है और एक नई बहु राज्य सरकारी समितियां बना सकती है, इसलिए कथन 2 सही है। तो चलिए 50 नंबर तक हम देख चुके हैं टेस्ट नंबर 13 की, ठीक है। इसकी आगे की जो वीडियो आएगा हो सके आज रात में आ जाएगा, ठीक है, 9-10 बजे आज की रात में आ जाएगा, और हो सके उसमें कंप्लीट नहीं होगा तो कल मॉर्निंग में क्या हो जाएगा, ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, थोड़ा सा ये क्या है, ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसमें थोड़ा देखना पड़ता है मुझे भी, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है PDF वगैरह बनाने। तो आप न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर लीजिएगा इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज और टॉपर्स को भी देखने के लिए, ठीक है। और आप क्या कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से अगर यदि NCERT की वीडियो देखना चाहते हैं, टॉपर्स की कॉपी देखना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर वीडियो देखना चाहते हैं PSC की, या फिर टेस्ट सीरीज देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। और कमेंट करके अवश्य बताइएगा किस प्रकार से लगता है, ठीक है। अब बुक लिस्ट के लिए अगर यदि आप लोग कमेंट कीजिएगा, बुक लिस्ट बता दूं तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं फिर एक वीडियो बना दूंगा बुक लिस्ट के लिए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।